हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम अपने नए सेशन को लेकर के आ गए हैं। पॉलिटी की हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जो कि आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स को टारगेट कर करके यहाँ पर पढ़ाई की जा रही है। आरपीएफ का एग्ज़ाम हो गया या फिर एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ के साथ में जहाँ वन लाइनर आपसे क्वेश्चन बनते हैं, उसको ध्यान में रख करके हम अपनी जो पॉलिटी की क्लास है उसको ले रहे हैं। 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, तीसरी क्लास है जो कि हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं, हम प्रियम्बल के ऊपर बात करने वाले हैं आज। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। इसके पहले जो क्लासेस हुई हैं, क्लास फर्स्ट जो है हमने वो देखा था कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, किस प्रकार से वो बना। उसके बाद हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने 60 कंट्रीज़ से उनके सोर्सेज उठाए, उनको पढ़ा। उसके बाद हमने वहाँ के जो प्रोविजंस थे उसको अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें शामिल किया। तो हमने दूसरी क्लास में देखा था कि कौन से ऐसे देश हैं और वहाँ से हमने कौन कौन से प्रोविजंस उठाए हैं। साथ के साथ 1935 का जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, वहाँ से भी हमने बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोविजंस जो हैं वो हमने अपने वर्तमान जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें शामिल किए हैं। तो इन 2 टॉपिक्स के ऊपर में हम प्रीवियस क्लासेस में बात कर चुके हैं। आज हमारी जो अगली क्लास होने वाली है वो किसके ऊपर होने वाली है, ये होने वाली है प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना के ऊपर। तो जानेंगे कि क्या प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, क्या उसको कहते हैं, क्या उसकी स्पेशलिटी है। और प्रियम्बल में ये सारी चीज़ें हम देखेंगे क्योंकि एक पेज जो है प्रियम्बल का, फ्रंट पेज है संविधान का, और उसमें एक पूरी बात जो है क्रिस्प तरीके से कह दी गई है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, किस तरीके से बना है, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, जनता के लिए क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, किस प्रकार की स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में प्रस्तावना में मेंशन है। हमारी देश जो है वो, हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा, हमारा देश की प्रकृति क्या है, वो लोकतांत्रिक है कि गणतांत्रिक है, वहाँ पर लोगों को धर्म के मामले में किस तरीके की छूट है, धर्मनिरपेक्षता है या नहीं है, इन सब से रिलेटेड जो भी एक रूपरेखा, एक शॉर्ट फॉर्म में आप कह लीजिए, सारी चीज़ें प्रियम्बल में मेंशन है। तो प्रियम्बल को बोला ही जाता है, कई हमारे यहाँ जो बड़े बड़े जो इतिहासकार हुए हैं संविधान की, जिनको समझ है, पुराने समय में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी हुई थी, वहाँ पर जब यह प्रियम्बल के ऊपर में चर्चा हो रही थी, तब बहुत सारे जो नेता थे उन्होंने अलग अलग नाम से प्रस्तावना को क्या किया, पुकारा एक तरीके से। जैसे कि आप देख लीजिए कि के मुंशी जी हैं, उन्होंने संविधान को, जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी कहा है। जो BR अम्बेडकर जी थे, उन्होंने एक तरीके से आर्टिकल जो 32 है उसको संविधान की आत्मा कहा था। बिल्कुल उसी तरह प्रस्तावना के बारे में भी बहुत सारे अलग अलग जो हमारे यहाँ पे फिलोसोफर्स हुए उस टाइम के, या जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखते थे, या एक जो कॉन्स्टिट्यूशन की समझ रखते थे, उन सारे लोगों ने बहुत सारे अलग अलग तरीके से प्रस्तावना को क्या किया, परिभाषित किया है। तो बेसिकली अगर आसान शब्दों में हम समझे कि प्रस्तावना क्या होती है, तो प्रस्तावना एक तरीके से कहना चाहिए संविधान का एक रूपरेखा है, एक शॉर्ट फॉर्म है, एक प्रतिरूप है, जिससे ये पता चलता है कि भारतीय संविधान वाकई में कैसा है। जिस तरीके से हमने देखा हुआ है कि हमारा इतना बड़ा संविधान है जिसमें लगभग 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियाँ इनिशियली थी, 395 जो थे हमारे पास में आर्टिकल्स थे। तो इतना बड़ा संविधान है, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं, उस सब का एक ओवरव्यू हमको कौन देता है, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना देता है। तो आज जो टॉपिक है वो प्रस्तावना रहेगा, उसके ऊपर हम सारा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि प्रस्तावना में क्या चीज़ें मेंशन है, उसके बाद हम वहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उनको भी एड्रेस करेंगे। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं। तो सबको ध्यान में रखते हुए शुरू करेंगे आज की चर्चा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो प्रस्तावना है वो दिखता कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो प्रियम्बल कहने का क्या मतलब है, एक तरीके से एकदम आसान शब्दों में अगर समझा जाए कि प्रस्तावना क्या होती है, तो प्रस्तावना एक तरीके से संविधान की रूपरेखा है। ठीक है, संविधान का एक रूपरेखा कह लीजिए इसको। रूपरेखा कहने का क्या मतलब है, प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना संविधान की रूपरेखा कैसे है, क्योंकि इतना बड़ा हमारा संविधान है, लगभग उसमें कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां हैं, साथ के साथ में 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, जो कि क्या है, हमने बात की थी
कि इनिशियली जब संविधान बन रहा था तब ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन थी, है ना, इतने सारी चीज़ें थी। तो एक तरीके से संविधान की कुंजी या फिर रूपरेखा बहुत सारे नामों से प्रस्तावना को पुकारा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ अगर हमें जाननी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है, वो जनता के बारे में किन प्रकार के अधिकारों को देता है, हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, लोकतांत्रिक है कि गणतांत्रिक है, हमारे यहाँ पे लोगों को धर्म को मानने की आज़ादी है कि नहीं है, किस प्रकार से राज्य का उसमें हस्तक्षेप होगा नहीं होगा, राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, साथ के साथ में मौलिक अधिकार लोगों को मिले हैं या नहीं मिले हैं। अगर इन सब के बारे में आपको ये 395 आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं, अगर आपको वो 22 भाग संविधान के नहीं पढ़ने हैं, तो भी आप जान सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं। किसके थ्रू? प्रस्तावना के थ्रू। प्रस्तावना के थ्रू कैसे जानेंगे? रूपरेखा कहने का मतलब यही है कि एक शॉर्ट फॉर्म में, एक छोटे रूप में बड़े से हमारे संविधान को समराइज कर दिया गया है। तो आसान शब्दों में अगर समझा जाए, तो अगर किसी को पूछना है, किसी को समझाना है कि प्रस्तावना होती क्या है, कोई आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना है क्या, तो सीधे सीधे कहा जा सकता है कि ये संविधान का एक छोटा रूप है, एक रूपरेखा एक तरीके से है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से प्रोविजन से। ठीक है, क्लियर, समझ में आया आपको कि हमारा भारतीय संविधान कैसा दिखता है? अगर हमें ये जानना है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या खूबियां हैं, अगर हमें ये जानना है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रस्तावना पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो देश है किस प्रकार से चल रहा है, हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें जनता को मिली हुई हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेफिनेशन की जब बात आती है तो डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले प्रस्तावना बात करता है, इसमें 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें क्या है? सबसे पहले प्रियम्बल, बाइलिंगुअल लेके चलूंगी। द बेसिस आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स अ ग्लिम्स ऑफ इंडियन कल्चर, सोसाइटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो बेसिकली प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल समाज का संविधान जो है उसको किस तरीके से लेके चलेगा, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे जो कल्चर को, हमारे समाज को, ये बताता है कौन? प्रियम्बल एक तरीके से। ठीक है, एक ओवरव्यू मिलता है हमें कि हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारा इंडियन कल्चर कैसा है, हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी है, राजनीति हमारे यहाँ की कैसी है, ये सारी चीज़ें संविधान बताता है। दूसरी बात है कि फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रियम्बल वाज इंक्लूडेड इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले अगर कोई चीज़ पूछी जाए कि आपको प्रियम्बल के बारे में कहाँ से सूझा, इंडिया जो है उसने कैसे सोचा कि इस तरीके की कोई चीज़ होनी चाहिए, तो जब हम संविधान बना रहे थे तो अमेरिका के जो संविधान था वहाँ पर ऑलरेडी प्रियम्बल वहाँ पर बना हुआ था और अमेरिका ने सबसे पहले ये सोच लिया था कि इस तरीके की कोई चीज़ होनी चाहिए, प्रियम्बल होना चाहिए, जहाँ पर एक वृहद बड़ा संविधान आपको ना पढ़ना पड़े, आप केवल प्रियम्बल पढ़ करके, एक पेज का वो प्रियम्बल पढ़ करके जान जाएं कि पूरे संविधान में क्या समानता, क्या अधिकार, क्या चीज़ें, क्या विशेषताएं मिली हुई हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर पूछा जाए तो क्या है प्रियम्बल? क्या है प्रियम्बल? इज द इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच दिस इज द सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है प्रियम्बल? संविधान की जो क्या कहना चाहिए, एक तरीके से इंट्रोडक्शन देता है, बताता है, परिचय देता है, साथ के साथ में संविधान का उसमें सार है कि किस प्रकार इतना बड़ा संविधान है और उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई पूछे प्रस्तावना क्या है, तो संविधान की एक रूपरेखा है छोटे रूप में। अगर आपको संविधान को समझना है तो आप पूरा संविधान मत पढ़िए, केवल प्रस्तावना उठा करके पढ़ लीजिए भारतीय संविधान का, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें स्पेशलिटी है, क्या क्या खूबियाँ हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने समझ लिया कि प्रस्तावना है क्या। हमने बात की कहाँ से ये हमें आइडिया आया, अमेरिका का जो संविधान था वहाँ से हमें ये आइडिया आया। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि कहाँ से हमने प्रियम्बल की अवधारणा ली है, संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो यूएसए से ली गई है। ठीक है, दूसरी बात ये हुई। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर पहले हमने देखा कि संविधान की ये कुंजी है, एक तरीके से रूपरेखा है, सार भी कह सकते हैं संविधान का, एक कहना चाहिए कि क्रिस्प रूप में सारी चीज़ें क्या है एक जगह पे प्रस्तावना के रूप में आपको प्रेजेंट कर दी गई हैं। ठीक, लिया कहाँ से है हमने? यूएसए से ये अवधारणा ली है। यूएसए के संविधान को देख करके हमारे अंदर ये आइडिया आया कि हमारे पास भी इस तरीके की कोई चीज़ क्या होनी चाहिए जहाँ पर आपको पूरा संविधान का ओवरव्यू, पूरा संविधान ना पढ़ना पड़े, एक पेज पढ़कर ही मिल जाए। ठीक,
अब देख लेते हैं कि संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें बात क्या कही गई है, क्योंकि यहाँ से आपको ये जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, इसको बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लेना है। जब आप इस चीज़ को याद कर लेंगे, यहाँ इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेगा आप उसको करने के लिए क्या हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक पेज में जो सार दिया गया है संविधान का, इसमें जो भी चीज़ें मेंशन है सीधे डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन उठा करके आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह देखेंगे तो आपको मिलेगा कि डायरेक्ट पूछा गया है कि संविधान में कितने प्रकार की प्रस्तावना में हमारे संविधान में स्वतंत्रता दी गई है, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, किस तरीके के न्याय की बात की गई है। ये सारी चीज़ों का आंसर आपको ये प्रियम्बल अगर आपको याद है तो आपको मिल जाएगा। ठीक, इस पूरे टॉपिक को हम किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उसको ध्यान में रखकर ही देखेंगे। तो आज एक जो क्लास होगी वो छोटी होगी, लेकिन जितना भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उन सारी चीज़ों को हम एड्रेस कर लेंगे। आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि अगर प्रियम्बल से आए और वो आपसे छूट जाए। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रियम्बल में बात क्या की गई है। प्रियम्बल में बोला गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमिनिटी। यहाँ पर जो है इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। यहाँ पर बात की गई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यहाँ के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने के लिए, विचार अभिव्यक्ति धर्म उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता देने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता देने के लिए क्या करेंगे, बनाएंगे, तथा उन सब के लिए, वो सारे व्यक्तियों के लिए गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए काम करेंगे। ये जो है आपका प्रस्तावना कहता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर डेट लिखा हुआ है प्रस्तावना में। डेट कौन सी यहाँ पर मेंशन किया गया है, 26 नवंबर 1949। मैंने बात की थी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग की बात कर रहे थे तो 26 नवंबर 1949 को मैंने बात किया था कि संविधान को आंशिक रूप से क्या किया गया था, लागू किया गया था। और पूरा संविधान कब लागू हुआ था, कब इन्फोर्स हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रही थी तो मैंने ये भी बताया था कि ये जो 26 नवंबर को हमने इतना इम्पोर्टेंस क्यों दी, 26 नवंबर 1949, तो हमें 26 नवंबर के दिन को भी बहुत खास बनाना था। क्यों? क्योंकि 1930 में जब हम पूर्ण स्वराज के लिए बात कर रहे थे तो वो 26 नवंबर का ही दिन था जब हमने पूर्ण स्वराज के लिए मांग की थी और पूर्ण स्वराज नहीं मिल रहा था। इस वजह से हमने पहली बार जो है स्वाधीनता संग्राम मनाने का निश्चित किया था। तो वो डेट कौन सी थी, 26 नवंबर की डेट थी 1930 में। इस वजह से इस डेट को इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए हमने क्या किया, जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ तो हमने क्या किया, 26 नवंबर 1949 को आधा जो हमारा संविधान था आंशिक रूप से उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स थे उसको पहले हमने लागू कर दिया और पूरा का पूरा जो हमारा संविधान था उसको हमने 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस बोलते हैं, उस दिन हमने क्या किया, उस दिन हमने इसको पूरे रूप में क्या किया, देश को सौंप दिया। ठीक है, तो दो डेट इंपॉर्टेंट है। अगर प्रस्तावना के हिसाब से पूछा जाए कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया है तो डेट याद रखिएगा 26 नवंबर 1949। ठीक, तो अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको ये जो प्रियम्बल है वो अच्छे से याद हो गया, इट मीन्स आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको याद रहेंगे। और मैं आगे अभी डिस्कस करूँगी कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो हम भारत के लोग, भारत के नागरिकों को, भारत के लोग जो वो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक जो है समाजवादी राज्य बनाने के लिए, इसके समस्त नागरिकों को राजनीतिक आर्थिक जो सामाजिक न्याय देने के लिए, विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास उपासना की स्वतंत्रता देने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता देने के लिए, यहाँ के नागरिकों के अंदर में राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए और बंधुता बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, इस संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं। कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और यहाँ पर हिंदी में डेट लिखी गई है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, इस दिन क्या किया गया है, यहाँ पर 3 टर्म और इम्पॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। कौन कौन से? संविधान को अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित किया गया है और आत्मर्पित किया गया है। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जो हमारा अडॉप्ट किया गया है, इनेक्ट
किया गया है, साथ के साथ में गिव टू आवर सेल्फ, यानी कि हमने क्या किया है, आत्मर्पित, अपने आप को सौंप दिया है। तो ये जो 3 टर्म्स है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान में कौन से जो प्रस्तावना है उसमें किस तरीके से संविधान को क्या किया गया है, लागू किया गया है, या किस तरीके से सौंपा गया है। तो 3 चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा। पहली बात तो अंगीकृत किया गया है, यानी कि अडॉप्ट किया गया है, अधिनियमित किया गया है, यानी कि इनेक्ट किया गया है, कानून बना करके उसको लाया गया है, साथ के साथ आत्मर्पित किया गया है, यानी कि खुद को ही सौंपा गया है यहाँ पर, और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आवर सेल्फ, तो गिव टू आवर सेल्फ, यानी कि खुद को ही हमने क्या कर दिया है, सौंपा है, दिया है। और खुद को ही क्यों, क्योंकि जो ओरिजिन है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान का सोर्स क्या है, संविधान कहाँ से अधिकार लेता है, तो कहाँ से अधिकार लेता है, प्रस्तावना में, उद्देशिका में लिखा हुआ है भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी कि संविधान को जो भी चीज़ें, जो भी पावर मिली हुई है, शक्तियाँ मिली हुई हैं, वो जनता के द्वारा ही मिली हुई हैं। संविधान किसके लिए बनाया गया है, जनता के लिए बनाया गया है, जनता का जीवन अच्छे से चल सके इसके लिए बनाया गया है। और हमने जब इनिशियली डिस्कस किया था जो टॉपिक, तो हमने बात की थी कि जो प्रियम्बल है वो उद्देशिका का ही रूप है। उद्देशिका क्या होती है, हमने बात की थी जब कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग हो रहा था, तब 13 दिसंबर को, यहाँ पर सीक्वेंस मैंने बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी, जनरल असेंबली की बैठक हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, जिसमें संविधान बनाने के लिए वहाँ पर सारे जो उस समय के इलेक्टेड लोग थे, कुछ वहाँ पर नॉमिनेटेड लोग थे, वो एक असेंबली बना करके बैठे थे। और फिर वहाँ पर 9 दिसंबर को 1946 में पहली बैठक हुई थी, जहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा जी वहाँ पर सीनियर मोस्ट थे, इस वजह से उनको क्या किया गया, अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में ये लगा कि ये तो अस्थायी टेम्परेरी हैं, इस वजह से क्या हुआ, इनकी हेल्थ भी कुछ ख़राब हो रही थी, तो सोचा गया कि अब हमें कोई परमानेंट एक अध्यक्ष चाहिए इस असेंबली का। तो फिर 11 दिसंबर यानी कि 11 दिसंबर 1946 को हमने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया। तो ये 2 चीज़ें हुई। उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, जो जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे उस समय में, उन्होंने क्या किया, प्रस्तावना को उद्देशिका के रूप में, उस समय में प्रियम्बल नहीं बोला गया था, उस समय में क्या उसको बोला गया था, उद्देशिका बोला गया था, ठीक है। और इस उद्देशिका में क्या था, यही सारी चीज़ें थी कि हमारा संविधान किस तरीके का होना चाहिए। तो इसी उद्देशिका को आज का प्रियम्बल या प्रस्तावना बोला जाता है, जिसको पेश किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसमें क्या था, वही रूपरेखा थी कि किस तरीके से हमारा जो संविधान होगा वो बनेगा, उसमें क्या क्या प्रोविजंस होंगे जनता के लिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको एक रेफरेंस के लिए याद में रहनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो प्रियम्बल है हमारा वो ओरिजिनेट होकर के आया, ठीक। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, पहली बात तो कि प्रस्तावना संविधान की एक कुंजी, एक सार है कह लीजिए, जहाँ पर हमारा पूरा संविधान किस प्रकार बना है, कैसे बना है, क्या क्या उसमें प्रोविजंस है, उसकी एक ओवरव्यू, एक रूपरेखा आपको यहाँ से मिल जाती है। दूसरा, ये कॉन्सेप्ट हमने लिया कहाँ से, तो यूएसए से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है। और तीसरा चीज़ ये कि हमारा सोर्स क्या है संविधान का या प्रस्तावना का, तो भारत के लोग, भारत की जनता से ही क्या है, हमने सारी चीज़ें उठाई है। तो पूछा जाए संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, तो भारत के लोग जो है वो संविधान की शक्ति का स्रोत है। जो कौन बताता है, प्रस्तावना ही बताता है, क्योंकि हमने उसमें लिख रखा है हमारी प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग, तो भारत के लोगों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, इसलिए जो हमारा सोर्स कौन है, शक्ति का सोर्स कौन है, भारत के लोग, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की कि उद्देशिका जो थी वही क्या बनी, आगे चल कर के प्रियम्बल या प्रस्तावना बनी, और उद्देशिका लाई कब गई थी, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक। तो ये जो चीज़ें, बेसिक चीज़ यहाँ से बनता है क्वेश्चन, आपको क्या काम करना है, सबसे पहले प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, उसको बार बार पढ़ना है, और इसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि देखिए हाईलाइटेड हैं, स्वतंत्रता, तो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अगर आपसे पूछे कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार की समता की बात की गई है, तो 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो 2 प्रकार की समता है, 3 प्रकार का न्याय है हमारे पास, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब ये जो चीज़ें हैं यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन पूछता है मल्टीपल ऑप्शंस में कि इनमें से कौन से न्याय हमें मिले हैं, इसमें से कौन सी स्वतंत्रता हमें मिली है, इसमें से कौन से, जो कहना चाहिए एक तरीके से, हमारे पास में समता मिली हुई है, ठीक। जैसे कि अगर आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा,
स्वतंत्रता के बारे में। पूछेगा कि प्रियम्बल में या प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और उनमें कौन कौन सी स्वतंत्रता वर्णित है या मेंशन है। तब आपको याद रखना पड़ेगा कि विचार करने की आपके पास स्वतंत्रता है, अपनी अभिव्यक्ति करने की, अपने आप का जो ये कहना चाहिए एक्सप्रेशन जो है, स्पीच देने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, वो आपके पास स्वतंत्रता है। साथ के साथ में विश्वास कि आपका क्या विश्वास है, आपका किस चीज़ में फेथ है, उसके लिए आपको स्वतंत्रता है। धर्म, आप कौन से धर्म को मानते हैं, इसके लिए आपको स्वतंत्रता है। और उस धर्म की उपासना वगैरह करना, पूजा पाठ करना, इसकी आपकी स्वतंत्रता है। तो इस तरीके से आपको एक एक जो शब्द हैं उसको भी याद करना पड़ेगा। प्रस्तावना में और कुछ नहीं है, प्रियम्बल में अगर आपने इसको अच्छे से रेडी कर लिया, बहुत ही बिल्कुल बाय हार्ट, बाय एक कहना चाहिए कि आपकी ज़बान पे, आपके टंग पे अगर ये सारे टर्म्स आ गए तो फिर आपका काम आसान हो गया। ठीक, आगे चल के देखेंगे कि यहाँ पर शब्द दिख रहे हैं, जैसे कि पंथ निरपेक्ष दिख रहा है, जैसे कि आपको समाजवादी दिख रहा है, आपको लोकतंत्रात्मक, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो इसमें से कुछ टर्म्स ऐसे हैं, जब इनिशियली उद्देशिका आई थी या प्रस्तावना, जब संविधान लागू हुआ था, तो शब्द उसमें नहीं थे। 3 प्रकार के शब्दों को हमने कहाँ पे जोड़ा, 3 प्रकार के शब्द हमने जो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और उसके बाद हमने क्या किया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने किया था। और उसके बाद हमने 3 जो टर्म्स हैं, 3 जो शब्द हैं, उसको हमने प्रस्तावना में जोड़ा। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे कि जिसमें पंथ निरपेक्ष भी है, जिसमें आपके लोकतंत्रात्मक की भी बात की गई है, और एक टर्म हमने जोड़ा था अखंडता का। ठीक है, ये जो अखंडता का टर्म है वो पहले नहीं था, और अखंडता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अखंडता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपको ये सारी चीज़ें भी इंग्लिश के टर्म्स को भी देखते चलिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हिंदी के टर्म्स जो हैं वो समझ में नहीं आते हैं, और फिर क्या होता है कि वहाँ पर एग्ज़ाम जब आप ऑप्शन देखते हैं तो आपको क्या होता है, एक तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो यूनिटी इंटीग्रिटी की बात की गई थी, तो इसलिए इंटीग्रिटी जो है अखंडता है, इसको भी हमने 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही जोड़ा है। ठीक, तो आगे चल के अभी हम ये सारे क्वेश्चन के ऊपर में डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक, तो आपको एक ओवरव्यू समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको प्रस्तावना को रेडी करना है। ठीक है, अब चलते हैं हमने सबसे पहले देख लिया कि क्या है, ये एक तरीके का सार है, इंट्रोडक्शन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो साधारण शब्दों में परिचय भी है और संविधान का सार भी है, दोनों मैं बाइलिंगुअल लेकर के चल रही हूँ। अब मैंने बात की थी कि अलग अलग जो हमारे उस समय के इतिहासकार थे, जो संविधान सभा में थे, या फिर और भी जो उस समय के लोग थे जो उनको राजनीतिक समझ थी, उन्होंने प्रस्तावना को अलग अलग चीज़ों से क्या किया था, एड्रेस किया था। तो कई बारी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि ये लाइन, ये स्टेटमेंट प्रियम्बल के बारे में किसने लिखी है। जैसे कि अगर N.A. पालकीवाला की बात की जाए तो उन्होंने बोला है आइडेंटिटी कार्ड। तो आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा है, परिचय पत्र किसने कहा है संविधान का, तो N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, संविधान का परिचय पत्र बोला। ठीक, तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि किसने क्या बोला है प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, जिस तरीके से आर्टिकल 32 को अम्बेडकर जी जो थे उन्होंने क्या बोला है, जो कि आपका रिट है, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब वहाँ पर देखेंगे संवैधानिक उपचार है, उसमें आपको बहुत सारे रिट दी गई हैं, और ये मौलिक अधिकारों को यानी कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 है। तो इसको संविधान की आत्मा बोला है B.R. अम्बेडकर जी ने। बिल्कुल उसी तरीके से प्रस्तावना को भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरह से क्या किया, डिफाइंड किया है, परिभाषित किया है। ठीक है, तो P.N. जो N.A. पालकीवाला है उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है। अगर वही बात करें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या बोला है कि ये जो है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यानी कि लॉन्ग टर्म में हम अपना जो देश देखना चाह रहे हैं उसकी एक तरीके से जो ड्रीम हमने देखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म में हमारा देश किस प्रकार का होगा, उसका एक विचार की रूपरेखा आपको संविधान में मिलेगी। उसके बाद KM मुंशी जी जो हैं, जो कि उस समय में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी थे, तो KM मुंशी जी ने क्या बोला है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक
गणराज्य का भविष्य फल है, मतलब कि जो हमारा आगे चल करके डेमोक्रेटिक, एक तरीके से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारा एक कंट्री बनने वाली है, तो उसका एक भविष्य फल है। भविष्य फल कहने का मतलब है कि फ्यूचर में वो किस तरीके की डेमोक्रेसी होगी, इसके बारे में हमारा प्रस्तावना बताता है। ये किसने कहा है? के.एम. मुंशी जी ने कहा है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या बोला है? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने बोला है कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है वो संविधान की कुंजी है, की है, साथ के साथ में आत्मा है, सोल है, और साथ के साथ में आभूषण यानी कि गहना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, इससे भी एक बार आपको गो थ्रू हो जाना है। कई बारी एक आध स्टेटमेंट जो बहुत फेमस व्यक्ति होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके हो गए के.एम. मुंशी जी। अर्नेस्ट बार्कर जी जो हैं वो बहुत समय, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रही थी उस समय में यहाँ पर वो क्या थे, एक तरीके से राजनीतिज्ञ थे, इतिहास, एक तरीके से वो पूरा पॉलिटी के ऊपर अच्छी समझ रखते थे, और वो हमारे संविधान के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, उस पर स्टडी की। तो अर्नेस्ट बार्कर जी ने जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी नोट बोला था, यानी कि की नोट बोला था। ठीक, तो ये चीज़ें जो हैं, ये अर्नेस्ट बार्कर बहुत फेमस व्यक्ति हैं। कई बारी एक आध लाइन में इस वन डे एग्जाम्स में आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। अगर पेपर को थोड़ा टफ करने की कोशिश करेंगे तो क्या पूछेंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स पूछ लिए जाएंगे कि किस व्यक्ति ने प्रस्तावना के बारे में ये बोला है। तो अर्नेस्ट बार्कर जी ने क्या बोला है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है, की नोट है। ठीक, तो आई होप आपको अब यह सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हमारा जो PDF है वो अवेलेबल हो जाएगा नोटबुक IAS चैनल के जो ऐप है उस पर, और वहाँ से जा करके आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन इज़ द की। जिस तरीके से प्रस्तावना संविधान की है उस तरीके से रिवीजन हमारे सक्सेस की है। जितने बार आप इसको पढ़ेंगे उतने बार आपको चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, और उसके बाद में आप एग्जाम में क्वेश्चन को गलत करके नहीं आएंगे। अब चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा टफर साइड में है, जो लोग UPSC वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिहाज से अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि जो 4 एलिमेंट हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं। 4 तरीके के एलिमेंट कौन से हैं जिससे संविधान के बारे में हमको पता चलता है, वो 4 एलिमेंट आपको प्रियम्बल में ही मिल जाएंगे। ठीक है, प्रियम्बल आपको क्या क्या चीज़ें बताता है अपने संविधान के बारे में, अब हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि वो 4 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिससे पता चलता है कि हमारा संविधान कैसा है। तो सबसे पहले प्रियम्बल में बात किसके बारे में की गई है? सोर्स ऑफ द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहने का क्या मतलब है कि उसमें बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन को राइट जो है, सोर्स जो अधिकार है वो कहाँ से मिल रहा है। तो वो प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, यानी कि जो जनता है देश की, वहाँ से क्या मिल रहा है, संविधान को अधिकार मिल रहा है। तो ये चीज़ें प्रियम्बल में मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अधिकार कहाँ से मिल रहा है, संविधान को अधिकार मिल रहा है भारत के लोगों से। ठीक है, तो ये बात है, पहली बात तो ये जो कि प्रियम्बल में मेंशन है। दूसरी चीज़ क्या है? नेचर ऑफ द इंडिया। नेचर ऑफ इंडिया मतलब कि हमारा देश है कैसा, किस तरीके का हमारा देश होगा, सो वो डेमोक्रेटिक होगा या फिर वहाँ पे राजशाही चलेगी, इस तरीके की चीज़ें जो है वो भी आपका प्रियम्बल बताता है किस तरीके से उसमें टर्मिनोलॉजी जुड़ी हुई है, जैसे कि सोवेरेन, सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये जो 5 टर्म्स दिख रहे हैं आपको, इससे आपको पता चल रहा है कि इंडिया का नेचर किस तरीके का है। सोवरेन यानी कि संप्रभु है। संप्रभुता कहने का क्या मतलब है, आगे चल के हम ईच एंड एवरी टर्म्स को और अच्छे से डिफाइन करेंगे कि किस टर्म का क्या मतलब है। संप्रभुता का बेसिक मतलब ये है कि हमारे इंटरनल मामले को हम खुद ही हैंडल कर सकते हैं, उसमें हम किसी और का जो इंटरफेयर है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब अगर हमारे देश का कोई इंटरनल मामला है उसको हम ही रिजॉल्व कर सकते हैं, ये हमारी सोवरेन है, ये हमारी क्या है, संप्रभुता है। ठीक है, एक चीज़ ये हुई, ये इंडिया का नेचर है। दूसरी बात है सोशल है। सोशल कहने का मतलब है कि देश की जनता के लिए सामाजिक रूप से समाज किस प्रकार से काम करे, अच्छा रहे, उसके ऊपर में बात करता है। ठीक है, सेक्युलर है। सेक्युलर कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है हर धर्म को समान अधिकार दिया जाता है। जो कंट्री है वहाँ का, उस कंट्री का कोई भी इंटरफेयर किसी के धर्म में नहीं होता है, स्पेशली नेगेटिव इम्पैक्ट तो धर्म में नहीं होता है। मतलब हमारे यहाँ पे सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि जो राज्य है, स्टेट जो है, वो स्टेट में ये वाला स्टेट नहीं कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऐसा स्टेट नहीं। संविधान में स्टेट का मतलब पूरे देश से लिया गया है, और देश में भी जो लेजिस्लेचर है उससे बात की गई है। तो स्टेट जो है वो
इंटरनल मामलों में धर्म के रिलेटेड उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी भी धर्म को सप्रेस करने की कोशिश नहीं करेगा। ये इंडिया का सेकुलरिज्म करता है, ठीक है। आगे चल के हम हर टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है कि इंडिया के सेकुलरिज्म में फ्रांस के सेकुलरिज्म में क्या अंतर है, इसके बारे में तुलना करने के लिए भी आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके बीच में क्या करिए, डिफरेंस बताइए। तो वो यूपीएससी के लेवल की बात है। यहाँ पर हम वनडे एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा संविधान, इंडिया का नेचर किस प्रकार का है, तो हमारा जो इंडिया है वो सॉवरेन है, संप्रभु है, सोशल है, सेक्युलर है, धर्म के मामले में कोई भी भेदभाव नहीं करता है, डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक यानी कि क्या है, डेमोक्रेटिक दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेशिया, यानी कि लोग और लोगों का शासन। तो हमारे यहाँ पे जनता का शासन चलता है, यानी कि लोकतंत्र हमारे यहाँ चलता है। ये इंडिया का नेचर है। दूसरी बात है कि रिपब्लिक है, गणतंत्रात्मक है। गणतंत्रात्मक कहने का क्या मतलब है कि हमारे यहाँ पे जो सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति, और वो राष्ट्रपति चुन करके लाया जाता है, न कि हमने एक बना दिया है राजशाही में जैसे उत्तराधिकार वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, हेरिडिटी एक चलती रहती है। हमारे यहाँ पे वैसा नहीं है कॉन्सेप्ट। गणतंत्र कहने का मतलब क्या है कि जनता के द्वारा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, अपने देश में जो सर्वोच्च पद पर जो अधिकारी या पदाधिकारी बैठेगा उसको हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वोट करके चुन रहे हैं। इसको बोला जाता है रिपब्लिक। ना कि राजशाही सिस्टम में क्या होता है, राजा का बेटा होगा वही देश को क्या करेगा, आगे चल करके रूल करेगा। ये कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। गणतंत्र है यानी कि चुन करके लोग आते हैं जो कि सर्वोच्च पद पर हमारे यहाँ बैठते हैं, ठीक है। तो ये जो है नेचर कैसा है इंडिया का, ये भी कौन बता रहा है, हमारे प्रियम्बल से ही पता चल रहा है। क्यों, क्योंकि प्रियम्बल में चीज़ें मेंशन की गई हैं। यहाँ पर जब हम फोटो देखते हैं प्रियम्बल की तो देखिए यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं। कौन कौन सा यहाँ पर लिखा है कि हमारा देश जो होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। प्रभुत्व संपन्न यानी कि सॉवरेन होगा, साथ के साथ में समाजवादी होगा, सोशल होगा, ठीक है, समाज के बारे में सोचेगा, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष होगा यानी कि सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट चलेगा, लोकतंत्रात्मक होगा यानी कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होगी, और गणराज्य होगा यानी कि रिपब्लिक, यानी कि जो वहाँ पर उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं वो जनता के द्वारा क्या होंगे, चुन करके आएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर मेंशन की गई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं, प्रियम्बल से ही मिल रही हैं। तो प्रियम्बल क्या क्या बता रहा है, पहले तो सोर्स ऑफ ओरिजिन बता रहा है कि जो राइट का जो हमको संविधान को अधिकार मिला हुआ है वो कहाँ से मिला है, तो भारत के लोगों से, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया। साथ के साथ में वहाँ पर हमारा नेचर कैसा है इंडिया का, तो सॉवरेन है, संप्रभु है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, और क्या है, गणराज्य है, यानी कि सॉवरेन भी है, सोशल भी है, आपको देख लीजिए सेक्युलर भी है, डेमोक्रेसी भी है वहाँ पर, और रिपब्लिक भी है। ये हमारे इंडिया का नेचर बताता है कौन, प्रियम्बल। साथ के साथ में इसमें बात की गई है, अगले टर्म में क्या बात की गई है, और क्या बताता है हमारा प्रियम्बल, हमारा प्रियम्बल ये बताता है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर कौन कौन से न्याय जो हैं वो मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे चल के कि हमारा संविधान क्या क्या कह रहा है। अगली बात जो हमारा प्रियम्बल बताता है वो क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव मतलब कि उद्देश्य क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान बना क्यों है, तो हमारा संविधान बना है यहाँ के लोगों को जस्टिस देने के लिए, लिबर्टी देने के लिए, इक्वालिटी और फर्टर्निटी देने के लिए। यानी कि क्या मतलब है इस बात का, ये सारी चीज़ें भी हमारा प्रियम्बल बताता है कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें जस्टिस यानी कि न्याय देता है, लिबर्टी यानी कि हमारा एक तरीके से स्वतंत्रता मिली हुई है आपको, इक्वालिटी यानी कि आपको समता मिली हुई है, साथ के साथ में फर्टर्निटी यानी कि एक तरीके से बंधुत्व की जो भावना है, ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में है और ये सारी चीज़ें हमारी जनता को मिलती हैं। ये भी कौन बता रहा है, ये जो प्रियम्बल है वही बता रहा है। कैसे बता रहा है, देखिए फिर से हम देख लेते हैं कि जब हम बात करते हैं हमारे प्रियम्बल के बारे में, तो प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। प्रियम्बल में चीज़ें मेंशन की गई है कि यहाँ पर जस्टिस न्याय होगा, किस प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा। उसके बाद में अगर हम देखें कि लिबर्टी की बात की गई है, स्वतंत्रता किस तरीके की मिलेगी आपको, तो 5 प्रकार की जो हमने बात की, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास, इसकी। साथ के साथ हमने इक्वालिटी की बात की। ऑब्जेक्टिव ये सारे हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देना, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक तरीके से
आपकी कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव है हमारे संविधान का। और ये सारी चीज़ें हमें पता कहाँ से चल रही हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं हमारे प्रियम्बल के थ्रू, ठीक है। साथ के साथ में अखंडता कैसे बना के रखनी है, बंधुत्व की भावना कैसे बना के रखनी है, ये भी चीज़ें हमारा प्रियम्बल हमको बता रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि क्या बातें कर रहा है। जो प्रियम्बल 4 बेसिक चीज़ें बताता है, सबसे पहले बताता है सोर्स ऑफ ऑरिजिन, उसके बाद बता रहा है कि हमारा जो नेचर कैसा है हमारे इंडिया का, उसके बाद में बता रहा है कि किस प्रकार की जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी मिली हुई है आपको। और फोर्थ चीज़, जो फोर्थ एलिमेंट जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, वो क्या बताता है आपको, वो बताता है कि डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि संविधान जो है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही देख लिया है और हमने प्रियम्बल में भी देख लिया है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा, और प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से, और पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चल रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं किसके थ्रू, बाय प्रियम्बल, ठीक है। संविधान में जो प्रस्तावना है वो आपको ये सारी चीज़ें बता रहा है। अब अगली बात जो हमने कर चुके हैं, हम डिस्कस ऑलरेडी यहाँ पर कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार का न्याय और कितने प्रकार की जो आपको समता यानी कि इक्वालिटी मिली हुई है। तो सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ फ्रीडम की बात करें, 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। आइडिया यानी कि विचार, एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति, रिलीजन यानी धर्म, फेथ यानी विश्वास, और वर्शिप यानी कि आपको क्या करना है, उस चीज़ को उपासना करने की, पूजा करने की। ये सारी चीज़ें आपको क्या मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली हुई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो हमारा संविधान देता है, कि जो हमारा प्रियम्बल है प्रस्तावना दे रहा है, साथ के साथ संविधान भी दे रहा है। कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, ठीक। इतने बार मैं इसको रिपीट इसलिए कर रही हूँ सो दैट आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं। मल्टीपल टाइम आप सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा कि 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, ठीक है। उसके बाद में अगर आप बात कर लीजिए कि कितने प्रकार की समता यानी कि इक्वालिटी मिली हुई है, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। 2 प्रकार की हमने समता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल के थ्रू हमें मिली हुई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। साथ के साथ में अगर आप बात करें कि कितने प्रकार का हमको न्याय मिला हुआ है, तो हमने बात की है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार के हमको न्याय मिले हुए हैं, यानी कि सोशल आपको देखा जाएगा, साथ के साथ में इकोनॉमिकल आपको जो जस्टिस है, और आपके पॉलिटिकल भी जस्टिस है। मतलब ये तीनों टर्म, मतलब क्या है इसका, सोशल करने का मतलब है कि जो भी जनता है उसके साथ में इक्वालिटी रहेगी, न्याय रहेगा, मतलब उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इकोनॉमिकल अगर बात की जाए कि आर्थिक न्याय का क्या मतलब है, तो आर्थिक न्याय का मतलब होगा कि हर व्यक्ति को एक तरीके से काम करने का क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, हर व्यक्ति को ये राइट होगा कि वो मेहनत करके 2 पैसे कमा सके। अगर आप राजनीतिक न्याय की बात करें तो ऐसा होगा कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा और हर व्यक्ति को वोट लड़ने का भी अधिकार होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। अब मैंने बात की थी कि हमारे इनिशियली जो प्रस्तावना थी उसमें 3 टर्म्स नहीं थे, जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। तो 1976 का 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 42वां संविधान संशोधन था, उसमें कौन कौन से 3 टर्म्स जोड़े गए थे। तो सबसे पहले जोड़ा गया था आपका सोशलिस्ट, ठीक है। उसके बाद में अगर आप बात कर लीजिए सेक्युलर जो शब्द है, धर्मनिरपेक्ष है, वो भी हमने जोड़ा था कब, 42वें संविधान संशोधन से, साथ के साथ में डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं उसको हमने जोड़ा था, ठीक। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि संविधान में 42वें संविधान संशोधन से क्या क्या जोड़ा गया। एक तो सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, उसके बाद में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म, और मैंने जब बता रही थी तो मैंने बताया था कि अखंडता एक टर्म है, जब मैं स्टार्टिंग में बता रही थी कि अखंडता, फर्टर्निटी जो है वो भी हमने 42वें संविधान संशोधन से ही जोड़ा है अपने प्रस्तावना में। तो इस तरीके से जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे बनता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के थ्रू कौन से 3 टर्म्स जो हैं, 3 वर्ड्स जो हैं वो प्रियम्बल में जोड़े गए। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए हैं। समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट जो है वो शब्द जो है पहले नहीं था प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, उसको 42nd अमेंडमेंट करके जोड़ा। उसके बाद सेक्युलरिज्म जो है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, इसको भी हमने 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उससे जोड़ा। और फिर आप फ्रेटर्निटी या फिर अखंडता, इंटीग्रिटी की जो बात करते हैं वो भी
जो है वो कहाँ से जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है आपके 42वें संविधान संशोधन से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में और प्रियम्बल में जोड़ा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला जो टॉपिक हमसे क्या बनेगा, अगला जो क्वेश्चन है वो ये बनेगा, टर्मिनोलॉजी पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ये जो है जो इस यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए है कि वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो वनडे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल में जाकर के नहीं पूछा जाता कि इस शब्द का क्या मतलब होता है, उस शब्द का क्या मतलब होता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो मैं ये कोशिश करूँगी कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी दिमाग में, जब आप खुद भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें तो आपको किसी भी तरीके का ये क्वेश्चन ना रह जाए दिमाग में कि ये क्या टर्म होता है, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक ओवरव्यू देने के लिए है। अल्टीमेटली आपको खुद से तो पढ़ाई करनी ही करनी है। तो जब तक आपको टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं होंगी तब तक आप चीज़ें नहीं समझ पाएंगे और आपको फिर वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो बहुत शॉर्ट में सारे जो टर्मिनोलॉजीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या प्रियम्बल में दिए हैं उनका एक शॉर्ट में क्रिस्प जो है वो मीनिंग समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे इसको। सबसे पहले जो बात की गई है, एक टर्म दिया गया है। सबसे पहले तो टर्म्स कौन कौन से हैं, संप्रभुता है यानी कि सोवरेनिटी की बात की जा रही है। उसके बाद समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, फिर धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलरिज्म की बात है। लोकतांत्रिक यानी कि क्या है, डेमोक्रेटिक हो। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक हो। जस्टिस, न्याय, फिर आपको लिबर्टी, स्वतंत्रता, समता आपको मिल रही, इक्वालिटी, और बंधुत्व यानी कि फटर्निटी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपके प्रियम्बल में मेंशन है। अब एक एक करके इनका शॉर्ट में बहुत ही शब्द का मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग समझेंगे तभी तो याद रहेगा। तो संप्रभुता कहने का क्या मतलब है, संप्रभुता सोवरेनिटी जो कहने का मतलब है कि हमारा जो इंटरनल मैटर है उसमें हम किस तरीके से देखना है वो हम देख लेंगे। वो होता है ना कि हमारे घर का मुद्दा है भाई पड़ोसी, तो आप क्यों पढ़ रहे हो बीच में। तो हमारा जो घर है, हमारे जो इंटरनल चीज़ें हैं वो हमारी सोवरेन चीज़ें हैं, हम संप्रभु हैं उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें हैं कि हमें अपने देश की मैटर्स को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए किसी दूसरे देश के ऊपर में निर्भर नहीं होना, डिपेंड नहीं होना। हम इतने कैपेबल हैं कि अपनी सारी चीज़ों को खुद ही हैंडल कर सकते हैं, इंटरनल मामलों को, तो उसको कहते हैं संप्रभुता। ठीक है। दूसरा टर्म कौन सा है, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, जो कि हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा है। इसका क्या मतलब है, सोशलिस्ट कहने का मतलब है कि जो जनता ज़्यादा से ज़्यादा उसका जीवन अच्छा हो सके, ये सुनिश्चित करने का काम स्टेट या फिर जो आपके कंट्री के जो हेड है उनका होगा। ठीक, यहाँ पर मैं पॉलिटी में जितनी बार स्टेट बोलूँगी उसका मतलब आपके जो छोटे छोटे हमारे यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, इस तरीके के स्टेट नहीं है। यहाँ पर स्टेट कहने का मतलब है कि जो सत्ता आपकी बैठी हुई है, पूरा एक देश, ठीक है, और उसको संचालित करने वाला जो है कौन, जो कि पीएम हो गया, मंत्री हो गया, कैबिनेट, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर स्टेट का मतलब ये होगा कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। तो समाजवादी कहने का क्या मतलब है कि जो स्टेट होगा वो यहाँ की जनता के लिए नीतियाँ बनाएगा। जो दो कॉन्सेप्ट होता है, एक तो होता है प्रॉपर जो बिल्कुल समाजवादी कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह लगाने का उतना स्कोप नहीं रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो जो कंट्री होती है वही हेड करती है। जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, नेता होते हैं, वो उन सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। लोगों को खाना मिला, नौकरी मिला कि नहीं, ये सारी चीज़ें नेता देखते हैं। लेकिन जो हम और कंट्रीज़ होती हैं जो कि क्या करती हैं, जिस तरीके से पूंजीवादी कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो मार्केट को छोड़ देती हैं, मार्केट के ऊपर छोड़ देती हैं सारी चीज़ें, कि बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ इस्टेब्लिश्ड होती हैं और वो कंपनियां अपने यहाँ पे चीज़ें बनाती हैं और वो जो है कंज्यूमर यानी कि जनता खरीदती है, और वो उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम चलता रहता है। स्टेट का, राज्य का, पॉलिसी मेकर्स का काम बस इतना रह जाता है कि वो टाइम टाइम पे उन चीज़ों को रेगुलेट करें। ठीक है। तो सारा मामला जो कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज़ होती हैं, पूंजीवादी जो देश होते हैं, सारा मामला मार्केट के ऊपर चलता है, मार्केट इकोनॉमी पर चलता है सारा कॉन्सेप्ट। पर हमारे इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ पे मिक्स्ड एक तरीके से इकोनॉमी है और मिक्स्ड सोशलिज्म चलता है। मिक्स्ड कहने का क्या मतलब है कि हमारे यहाँ पे अगर आप देखें मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित समाजवाद कहने का क्या मतलब है कि हमारे यहाँ कैपिटलिस्ट वाला भी अप्रोच चलता है। कैपिटलिस्ट किस तरीके से कि हमारे यहाँ पे कुछ मामले जो है वो मार्केट देखता है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनको किस तरीके से कंपनी लगाना है, जैसे कि जियो हो गया, आपका एयरटेल हो गया, ये सारी कंपनियाँ हैं, वो आपका डाटा इतने में दे रही हैं, हम जो जनता है वो उसको उतने में खरीद रहे हैं, ये हम दोनों के बीच में कंपनी
कंपनी और जनता के बीच में काम चल रहा है। साथ के साथ में हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे मामले हैं जो गवर्नमेंट भी करती है। तो हमारे यहाँ कैपिटलिज्म भी है और हमारे यहाँ सोशलिज्म भी है। गवर्नमेंट किस तरीके से करती है, पीडीएस के थ्रू जो राशन बांटा जाता है, ठीक है। तो पीडीएस के थ्रू जो राशन मिलता है कि कोई बहुत ज़्यादा गरीब परिवार है जिसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी भूखा ना मरे या भूखा ना सोए, उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्या करती है अनाज बांटती है, या बहुत कम रेट में आपको 1 रुपये 2 रुपये किलो पे आपको चावल और गेहूं वगैरह चीज़ें मिलती हैं। तो हमारे यहाँ जो समाजवाद चलता है वो बेसिकली क्या चलता है, मिक्स्ड चलता है। मिक्स्ड कहने का मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे कैपिटलिज्म का भी कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ सोशलिज्म का भी कॉन्सेप्ट है। मतलब कुछ मामले हमने बाजार के ऊपर छोड़ दिए हैं, उपभोक्ता और कंपनी के बीच में, कुछ मामले हैं जिसको सरकार भी देखती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ अगर आपको इंडिया के बारे में पूछा जाए कि इंडिया में किस तरीके का समाजवाद है, तो हमारे यहाँ आपको बोलना होगा कि एक तरीके से मिक्स्ड जो है सोशलिज्म है, यानी कि मिश्रित समाजवाद हमारे यहाँ पे चलता है, ठीक। दूसरा हमारा तीसरा टर्म कौन सा है, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक कहने का मतलब क्या है कि जनता के द्वारा, लोकतंत्र यानी कि इंग्लिश में उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है और डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड है, उसमें क्या है, 2 चीज़ों से मिलकर के बना है डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोस और क्रेशिया, ठीक है। यहाँ पर तो पहला जो टर्म है वो है डेमोस और दूसरा जो टर्म है वो है क्रेशिया। तो ये जो है डेमोक्रेसी जो है ये 2 टर्म से मिलकर के बनी है, ग्रीक वर्ड है। डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेशिया का मतलब होता है शासन, यानी कि जनता का शासन। जिस भी कंट्री में जनता का शासन चलता है वहाँ पर क्या होती है, उस कंट्री को डेमोक्रेटिक बोला जाता है, यानी कि लोकतांत्रिक बोला जाता है। मतलब कि नीतियाँ बन रही है जनता के लिए बन रही है, जनता को ये अधिकार है कि अगर पॉलिसी मेकर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो वो उनको अगली बार चुनाव में वोट नहीं देगी और उनको क्या होगा, अपनी सत्ता छोड़नी पड़ेगी, फिर नई पार्टी को चांस मिलेगा, इस तरीके का। इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। डेमोक्रेसी भी बहुत तरीके की होती है और डेमोक्रेसी में जनता के पास अधिकार भी बहुत तरीके के होते हैं। कहीं पर रेफरेंडम होता है, कहीं पर कॉल होता है, कहीं पर बहुत सारी 3-4 जनमत संग्रह कहीं पर हो जाता है। इस तरीके से आगे उसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत उसको बारे में भी जान लेंगे कि किस किस तरीके से जो है जनता, जो आपकी सरकार है, उनकी नीतियों को बनाने में किस तरीके से जनता अपना रोल निभाती है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, ठीक है। तो मैंने बात की कि भारत में समाजवाद है लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद है, जनता को भी ध्यान में लेकर के चलते हैं। साथ के साथ में यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है और हमारे यहाँ का समाजवाद एक भारतीय समाजवाद मार्क्स और गांधी दोनों को लेकर के चलता है, ठीक है। मार्क्सवाद जो था वो बिल्कुल पूंजीवाद के खिलाफ था। मार्क्स मानते थे ऐसा कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो आम जनता है, गरीब है, उनका शोषण करने के लिए आए हैं। तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े लेवल पे। लेकिन जो गांधी जी थे वो बोलते थे कि थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए यहाँ पर भी जनता के लिए। लेकिन जो गांधी थे वो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के फेवर में नहीं थे, खिलाफ में थे। लेकिन गांधी जो थे वो छोटे उद्योग, जो कुटीर उद्योग होते हैं, उनको, हथकरघा वगैरह उस समय में, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की बात करते थे। तो हमारे यहाँ का जो संविधान या फिर समाजवाद है वो मिक्स चलता है, मार्क्स और गांधी दोनों को लेकर के चलता है, ठीक है। साथ के साथ पूंजीवाद का भी कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, समाजवाद का भी कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। अगला जो टर्म है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब क्या है कि राज्य किसी भी धर्म विशेष के लिए स्पेशल प्रोविज़न नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि इंडिया में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि राज्य जो है हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे कानून बना दे और मुसलमानों को या फिर अदर जो धर्म के लोग हैं उनको ऐसे ही छोड़ दे। हम जो हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं, बहुत अलग अलग धर्म के लोग को फॉलो करने वाले लोग यहाँ रहते हैं और सभी अपने अपने धर्म को मानने के लिए, अपनी पूजा उपासना करने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब कि धर्मनिरपेक्ष का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जो राज्य है, यानी कि जो पॉलिसी मेकर्स है, जो सरकार है, वो किसी भी धर्म के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करती है, ठीक है। समझ में आया आपको? कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट उस धर्म के ऊपर नहीं डाला जा सकता बाय गवर्नमेंट। ये हमारे यहाँ का सेक्युलरिज्म कहता है। मैं जो भी चीज़ बता रही हूँ बहुत आसान शब्दों में बता रही हूँ। किताबी भाषा अलग है और जो मैं बता रही हूँ वो भाषा बहुत अलग है, सो दैट आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट ये चलता है कि राज्य धर्म, किसी भी धर्म विशेष के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं बनाएगा और जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से अगर कोई हिंदू समुदाय का है वो अपने धर्म को मानेगा, उस तरीके से उपासना करेगा, वर्शिप करेगा। जो मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है वो उस तरीके से उसको आगे लेकर के चलेगा और उस तरीके से वर्शिप करेगा। इसीलिए हमारे इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग हैं, हिंदू पर्सनल लॉ अलग हैं। क्यों? क्योंकि दोनों धर्मों को अपने अपने हिसाब से, अपने धर्म को, अपने ग्रंथों को मान करके आगे बढ़ने की आज़ादी है, ठीक है। समझ में आया आपको?
अगली जो टर्मिनोलॉजी जो जस्टिस वगैरह है, लिबर्टी है, ये तो समझाने की बात नहीं है। न्याय मतलब 3 प्रकार के न्याय की बात की ही हमने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उसके बाद में हमने बात की कि समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है हमारे पास, ये सारी चीज़ें, न्याय, स्वतंत्रता, इन सारी चीज़ों के ये शब्द तो हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो पढ़ने से ही समझ में आते हैं। अगली बात क्या है, अगली बात जो मैं बता रही थी कि किस किस तरीके से हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जनता जो है वो किस तरीके से जो पॉलिसी मेकिंग में अपना रोल अदा कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जाती है 4 तरीके से हम पॉलिसी मेकिंग में अपना रोल अदा कर सकते हैं। सबसे पहला तो होता है क्या, सबसे पहला जो है एक है रेफरेंडम। रेफरेंडम, इसको हिंदी में कहते हैं परिप्रेक्षा। ये जो है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का एक तरीके से औजार या हथियार माना जाता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, साथ के साथ में गणराज्य भी है, रिपब्लिक भी है। रिपब्लिक का मैंने मतलब बताया कि क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जैसे कि आपका राष्ट्रपति हो गया या फिर पीएम हो गया, ये राजशाही सिस्टम पे या उत्तराधिकार वाले सिस्टम पे नहीं चलते हैं। गणराज्य कहने का मतलब है कि यहाँ पे जनता के द्वारा इनको, हाईएस्ट अथॉरिटी को क्या किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है, जनता चुनती है। जनता प्रत्यक्ष रूप से भी चुन सकती है, जैसे पीएम वगैरह के लिए जो उम्मीदवारी पर आते हैं उनको क्या होता है, लोकसभा चुनाव में डायरेक्टली जनता चुनती है, और कुछ जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, चुनती जनता ही है। कैसे, इनडायरेक्ट रूप से। किस प्रकार कि जनता जो लोगों को चुन करके, डायरेक्टली इलेक्ट करके, नेता बना करके पार्लियामेंट में सांसद बना करके भेजती है, वही सांसद और विधानसभा के लोग मिलकर के क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चयन करते हैं। मतलब यहाँ भी इनडायरेक्टली जनता ही राष्ट्रपति को चुन रही है। इसको बोला जाता है रिपब्लिक, यानी कि गणराज्य। गणराज्य का मतलब का कि जहाँ पर जो है जनता क्या कर रही है, हाईएस्ट अथॉरिटी को चुन रही है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक, तो अब यहाँ पर गणराज्य तो हो गया, अब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जनता के पास में क्या है, अधिकार है। ठीक है, सारी चीज़ें जनता के इर्द गिर्द ही चल रही है। और जनता के पास अधिकार कैसे है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब है, अब्राहम लिंकन जी ने बोला था, अब्राहम लिंकन जी ने क्या बोला था कि जो शासन है वो किस तरीके का होना चाहिए, जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा शासन, है ना। तो इसको उन्होंने डेमोक्रेसी बोला था। ठीक है, अब्राहम लिंकन जी ने। तो हमारे यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट चलता है। हमारे यहाँ पर भी क्या है, जनता के द्वारा ही सारी चीज़ें चलती हैं, और जनता जब चाहे, जिस पार्टी को चाहे वो वोट देती है। अगर वो उन पार्टी की जो पॉलिसीज़ होती हैं जनता को अच्छी लगती हैं तो वो फिर से उनको री इलेक्ट करके लाते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं, ये जो लोग हैं सही, हमने चुनाव नहीं किया है, अच्छी ये जो बातें उन्होंने बोली थी उसको वो लोग क्या नहीं कर रहे, फुलफिल नहीं कर रहे, तो अगले इलेक्शन में क्या करते हैं वो लोग, उनको हटा करके दूसरी पार्टी को ले आते हैं। तो इस तरीके से जनता जो है वो काम करती है, यानी कि यहाँ पर जो है जनता का शासन, जनता के लिए शासन, ये जो चीज़ें हैं, जनता के द्वारा शासन, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे चलता है। ठीक है, अब डेमोक्रेसी में 4 चीज़ें होती हैं, 4 हथियार होते हैं। कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जनरली जनता को ये अधिकार होता है कि वो रेफरेंडम कराते हैं। रेफरेंडम करा करके डायरेक्ट जनता जो क्या करती है, पॉलिसी मेकिंग कर देती है। मतलब कि अगर जनता को कोई कानून बनाना है तो वो सीधे सीधे एक रेफरेंडम करा लेते हैं, और रेफरेंडम में अगर जनता का चुनाव झुकाव जिस तरफ ज़्यादा रहता है, मान लीजिए कि कोई पॉलिसी बनानी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जनता से डायरेक्टली पूछती है, ऐप के थ्रू पूछेगी या फिर डायरेक्टली एक तरीके से अनाउंसमेंट करके पूछा जाएगा कि हम ये पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। जनता अगर उसके फेवर में बात करती है, मोस्टली जो पॉपुलेशन है फेवर में जाती है तो वो पॉलिसी बन जाती है। अगर मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो अगेंस्ट में जाती है तो फिर वो जो पॉलिसी है वो बनकर नहीं सामने आती। अलग अलग जगह में, स्विट्ज़रलैंड वगैरह में बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट चलता है। एक टर्म होता है रिकॉल का। रिकॉल का मतलब क्या होता है कि हमने अगर किसी व्यक्ति को पद पर बिठाया है सपोज 5 साल के लिए, लेकिन वो व्यक्ति सही से काम नहीं कर रहा है, तो कई ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे जनता को अधिकार होता है कि उस व्यक्ति को उसका 5 साल का टेन्योर पूरा होने से पहले ही नीचे बुला लिया जाए, यानी कि वापस हटा लिया जाए उस पोस्ट से और उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को रखा जाए, तो इसको रिकॉल बोला जाता है। एक टर्म होता है जनमत संग्रह का। जनमत संग्रह करने का मतलब क्या होता है, जनमत संग्रह का मतलब होता है कि जब जनता को लगता है कि क्या है, ये जो व्यक्ति है नेगेटिव जो काम कर रहा है, विधायी शक्तियाँ ऐसी होती हैं वहाँ पर ऐसा लगता है कि नेगेटिव तरीके से जनता को कोई इम्पेक्ट कर रही है कोई पॉलिसी, तो वहाँ पर जनता डायरेक्टली अपोज करती है और फिर उस पॉलिसी को वापस लेना पड़ता है। एक टर्म होता है इनिशिएटिव, यानी कि पहल। उसका क्या मतलब होता है, उस इनिशिएटिव, उस पहल का मतलब होता है कि अगर जनता को कोई पॉलिसी चाहिए तो वो अपने जो लेजिस्लेचर है
जो लोग पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहे हैं उनको वो चीज़ें पहुंचाते हैं कि हमें इस तरीके की पॉलिसी चाहिए। मतलब इनिशिएट जनता करती है और फिर वो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, सरकार होती है, उस तरीके की पॉलिसी बना करके लाती है। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी को चलाने के अलग अलग टूल्स हैं। आपके एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स में इतना ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाया जाता, फिर भी मैं यहाँ पर चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि आपको हर चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पता रहे। क्योंकि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर आपको क्या है, अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें नॉलेज होंगी तो आपका एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बन करके तैयार होगा। ठीक है, तो ये सारी बातों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब जब मैंने बात की थी कि संविधान में समता है, तो संविधान में समता किस प्रकार की थी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता थी। अब ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो देखिए, आप जब आर्टिकल 14 to 18 में जाते हैं, ये हम फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 to 18 जो है वो बात करता है स्वतंत्रता, जो समता के बारे में, इक्वालिटी के बारे में। उसके बाद आप आर्टिकल 19 से लेकर के आप आर्टिकल 20 पूरा आपका आर्टिकल आप 19 देखेंगे, साथ के साथ में आर्टिकल 22 तक देखेंगे, तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा? वहाँ पर आपको मिलेगी स्वतंत्रता से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, कि कौन से आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है 19(1) क्लॉज ए के तहत, फिर आपको कहीं पर घूमने की स्वतंत्रता है 1 क्लॉज बी के तहत। उसके बाद आपको सहकारी समिति वगैरह बनाने की स्वतंत्रता है, मतलब आप एक तरीके से कोऑपरेटिव ग्रुप बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, इस तरीके की। आपको कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो कि हमारी प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल ने दी हैं, संविधान में ये सारी चीज़ें मेंशन है। आगे चल के हम देखेंगे अलग अलग अनुच्छेद या आर्टिकल्स के माध्यम से कि ये सारी चीज़ें वाकई में हमें क्या है, दी गई हैं, जनता को दी गई हैं। और अगर ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिलते हैं तो इसके लिए एक और भी आर्टिकल है 32। आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। किसके लिए? अगर आपको मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल हाई कोर्ट के लिए 212, इस तरीके से जो दो आर्टिकल्स हैं। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स, जो कि यहाँ पर समता, स्वतंत्रता, समानता, इन सारी चीज़ों की बात की गई है प्रियम्बल में, अगर ये नहीं मिलती तो आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सीधे कोर्ट में जा कर के उसकी मांग कर सकते हैं। आर्टिकल 212 के तहत हाई कोर्ट में जा कर के आप इसकी मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम प्रियम्बल डिस्कस कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हमने देखा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो संविधान का भाग है या संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बेरूवाड़ी केस आया था 1960 में। वहाँ पर बोला गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, मतलब उसमें आप संशोधन वगैरह से रिलेटेड, अमेंडमेंट से रिलेटेड चीज़ें आई थी। तब बेरूवाड़ी में आया था कि 1960 में कोर्ट ने बोला कि ये जो है नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल पार्ट नहीं है। लेकिन 1973 में बहुत ही एक हिस्टोरिकल जजमेंट आया, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती जो जजमेंट आया उसमें बोला गया कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। किया भी जाएगा तो किन बेसिस पे? उन बातों को ध्यान रखा जाएगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? प्रियम्बल। प्रियम्बल में जो चीज़ें मेंशन है कि इनको समानता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, न्याय मिलेगी, लोकतांत्रिक देश होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, ये सारे जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, लगभग मोर और लेस ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वैसे बेसिक स्ट्रक्चर को वेल डिफाइंड नहीं किया गया है कोर्ट के द्वारा, ना ही संविधान के द्वारा। कोर्ट ने बोला है कि हम टाइम टाइम पे बताते रहेंगे कि कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं, नहीं आती हैं। लेकिन एक जो संविधान की मूल भावना है कि समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, ये जो है डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर कहता है। और 1973 केशवानंद भारती केस में जो है कोर्ट ने ये बोला कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है? संविधान का भाग है, लेकिन उसमें संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं उसको पूरा हमने देखा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ हमारे क्वेश्चन। पहले तो जो भी चीज़ें हैं आज जो हमने पढ़ाई की है वो हमने बहुत अच्छे से देखा। जैसे कि हमने प्रियम्बल को स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने सोर्स देखा। सोर्स क्या देखा? कि भारत के जो लोग हैं वहाँ से संविधान को अधिकार मिल रहा है, यानी कि जो जनता है वही संविधान का एक तरीके से सोर्स है। संविधान में जो भी चीज़ें मेंशन है उसका सोर्स कौन है? हमारी जनता। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि हमारा नेचर कैसा है इंडिया का, जो कि प्रस्तावना से पता चलता है कि वो सेकुलर है, सोवरन है, साथ के साथ में एक सोशलिस्ट है। उसके बाद में हमने लिबर्टी की बात की, हमने
हमने बात की कि किस प्रकार की हमको फ्रीडम मिली हुई है, इंडिपेंडेंस हमको बहुत सारी है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की। उसके बाद हमने पॉलिटिकल जस्टिस की बात की, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात की। हमने बात की कि हमारे में इंटीग्रिटी है, एक तरीके से अखंडता की बात की, बंधुत्व की बात की हमने। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रस्तावना में मेंशन है। अब एक चीज़ और आपसे पूछी जाती है प्रस्तावना को लेकर के। पहली बात तो कि मैंने बताया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 3 चीज़ें आपको जोड़ी गई, ठीक है। 3 चीज़ें कौन कौन सी जोड़ी गई अभी हमने देखा था। एक तो जोड़ा शब्द हमने समाजवाद जोड़ा, उसके बाद में हमने कौन सा जोड़ा, दूसरा शब्द हमने धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलरिज्म जोड़ा, और तीसरा शब्द हमने कौन सा जोड़ा, तीसरा शब्द हमने जोड़ा अखंडता का, इंटीग्रिटी वाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, जो बंधुत्व है, फ्रेटर्निटी की जो बात की जाती है, बंधुत्व जो टर्मिनोलॉजी है वो हमने कहाँ से लिया है। तो हमने संविधान में फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1789 में। तो फ्रांस रिवॉल्यूशन जब हुआ था, तो जब मैंने पढ़ाया था सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने वहाँ पर बात की थी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीन जो टर्म है वो हमने कहाँ से लिया था, वो हमने लिया था फ्रांस से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, समता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द हमने कहाँ से लिए हैं, तो इसका भी आंसर क्या होगा, फ्रांस ही होगा, ठीक है। इसको भी बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रेमबल से बन सकते थे सारे को हमने आज डिस्कस कर लिया है। आई होप कोई भी कन्फ्यूज़न आपको या नहीं होगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। अब इस टॉपिक से कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप उसको करने के, सही करने के कैपेबल होंगे, ठीक है, एलिजिबल होंगे भाई। अब हमने देखना है क्या, क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस क्लास डिस्कस किया है, किसके बारे में, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, अलग अलग कंट्रीज से, किन कंट्रीज से, कहाँ से हमने हमारे संविधान में चीज़ें ली हैं। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं बाय क्वेश्चंस। क्वेश्चन के थ्रू मैं एक रिवीजन देखते चलती हूँ कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, भारत के संविधान के कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को हमने अपनाया। तो कहाँ से अपनाया, क्वेश्चन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर फ्रॉम द। तो कहाँ से हमने सबसे ज़्यादा पार्ट उठाया है हमारे संविधान में, तो मैंने बात की थी कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, वहाँ से लगभग 40 to 50% हमने चीज़ें हमारे आज के जो संविधान है, जो मॉडर्न एक आधुनिक संविधान है, उसमें हमने जोड़ा है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि जो मोर ऑफ द पार्ट है, जो बहुत ज़्यादा, जो मैनी जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट की, वो कहाँ से की है, तो ये हमने अडॉप्ट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है विच फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। तो हमने बात की थी कि बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज से हमने बहुत सारे प्रोविजंस अपने इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शामिल किए। यहाँ पर पूछ रहा है कि हमने जापान से कौन सी विशेषता ली है, ठीक है। तो कौन सी विशेषता जापान से ली है हमने, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है आपके, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, सेकंड है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, थर्ड है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और चौथा है प्रिविलेज रिट। चारों ही ऑप्शन को हम देखेंगे। सबसे पहले आंसर देखेंगे, हमारा आंसर क्या है, उसके बाद इन बाकी आंसर्स ऑप्शंस के ऊपर भी जाएंगे सो दैट आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाए। सबसे पहला क्या है कि जापान से हमने क्या लिया है, तो मैंने बताया था कि जापान से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो है विधि की प्रक्रिया जो है वो हमने कहाँ से ली है, जापान से। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है, तो रूल ऑफ लॉ हमने लिया है ब्रिटेन से। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान से, ठीक। अब हम बाकी ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो हमने देख लिया, जापान से लिया गया है। विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ जो है वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। इसको हिंदी में कहते हैं विधि का शासन, ठीक है। तो बाइलिंगुअल लेके चल रही हूँ, किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो समझ में आया आपको। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शंस की तरफ, देख लेते हैं। सबसे बात की जा रही है राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगना। तो मैंने बात की थी कि जो यूएसए का जो न्यायपालिका है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यूएसए का कोर्ट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगा, वहाँ के जो न्यायाधीश होंगे उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा करके, महाभियोग लगा करके, अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हटा भी देगा। तो हमने ये जो प्रोसीजर है वो कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है
राष्ट्रपति, साथ के साथ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, साथ के साथ में जो उच्च न्यायालय हैं वहाँ के न्यायाधीश को हटाना, जो हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है, वो कहाँ से लिया प्रोविज़न हमने, उनको हटाने का प्रोविज़न, महाभियोग लगाने का प्रोविज़न यूएसए से लिया है। ठीक, अगला जो है संविधान में संशोधन, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, साउथ अफ्रीका से। याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली है। उसके बाद विशेषाधिकार रिट, तो विशेषाधिकार ब्रिटेन से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, और ब्रिटेन में राजशाही शासन चलता है, तो ब्रिटेन में राजशाही शासन चलता है तो राजा को तो बहुत सारे विशेषाधिकार मिले होते हैं, इस तरीके से याद कर लीजिए। तो विशेषाधिकार हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान विभिन्न देशों के संविधान से हैं जहां भारत के संविधान में चीज़ों को लिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन से इसमें से एक पेयर बनाया गया है कि कहां से क्या लिया है और कंट्री का नाम है, आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, कौन सा रिलेशन इनकरेक्ट है इसमें ये बताना है। सबसे बोला गया है, सबसे पहले कानून के शासन का विचार हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने बताया रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया है, तो अभी आपको पता चली गया होगा, पेपर तो लीक हो गया ये वाला। मैंने अभी बताया कि रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, मतलब ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा पॉइंट है मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, तो बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए। ठीक, उसके बाद में डीपीएसपी के बारे में बात की जा रही है कि डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया है, बिल्कुल सही बात है। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। अब चलते हैं चौथा, ये भी पेपर लिखी है, अभी मैंने इसका आंसर बताया है। चौथा ऑप्शन क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। यहाँ ऑप्शन में कह रहा है कि कनाडाई संविधान से लिया गया है, जबकि गलत है ये। अभी जस्ट मैंने बताया कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो कि प्रियम्बल में भी मेंशन है, कहाँ से लिया है हमने, फ्रांस से लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरीके से। तो ये सारे टॉपिक्स हमने उस दिन भी डिस्कस किए थे, क्लास 2 में हमारा डिस्कशन था, और हमने क्लास 2 में जब हमने डिस्कस किया था, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, तब हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि कौन सी कंट्री से हमने क्या लिया। तो एक रिवीजन भी आपका होता चला। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम अभी जो हमने डिस्कस किया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत संविधान में कहाँ से लिया गया। ये क्वेश्चन आपका एसएससी CHCL में आया है 2020 में। ठीक है, तो 2020 में क्वेश्चन आया है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहाँ से लिया गया, तो इसमें दिया है यूके, कनाडा, फ्रांस और आयरलैंड। तो कहाँ से लिया गया है, नन अदर देन फ्रांस। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में इस तरीके का कॉन्सेप्ट वहाँ से निकल के आया, और फ्रांस से ही हमने क्या लिया है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ये हुआ आज का पूरा सेशन। तो ये था आज का पूरा सेक्शन जहाँ पर हमने प्रियम्बल के बारे में सारा चीज़ डिस्कस किया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उसको हमने देखा है। आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासमेट गुरु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम एक मुहिम लेकर के चल रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम तक पॉलिटी तो है, स्पेशली मैं ये इंश्योर करूँगी कि पॉलिटी में कोई भी आपको कठिनाई नहीं होगी। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ के साथ में जिस टॉपिक से जिस तरीके के क्वेश्चन बनने की संभावना है उन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करती हूँ यहाँ पर। तो आगे भी इस तरीके से बने रहिएगा। अगला जो हमारा क्लास होगा वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पार्ट्स हैं और जितने शेड्यूल्स हैं उसके बारे में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वो भी क्लास रहने वाली, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय एंड टेक केयर।